आज 10 तारीख है। ओके, तो वेक्टर 3D दे बोथ गो हैंड इन हैंड है, ऐसा नहीं है कि वेक्टर पूरी तरह अलग है और 3D मतलब उससे जुदा है। दे आर बोथ वेरी वेल कनेक्टेड है, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। और ऑफ कोर्स वेक्टर 3D स्टार्ट करने से पहले आपको याद होने चाहिए बहुत बेसिक फार्मूले, ताकि आपको फील आती रहे, है ना। वेक्टर 3D में फील आने के लिए आपको 2D के जो फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 3D में भी डिस्टेंस फार्मूले होते हैं। और जैसे क्वाड्रेंट होता है तो यहाँ पर कुछ होता है, उसका ऑक्टेंट होता है वैसे, ठीक है ना। तो आइए पहले बहुत बेसिक पार्ट देख लेते हैं अपन वेक्टर 3D का, और 3D का स्पेसिफिकली, वेक्टर 3D का नहीं, 3D का, जिससे हमें डिस्टेंस फार्मूला और ये सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इनके डेरिवेशंस भी मतलब अपन करेंगे। लिखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, ठीक है। तो भाई क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लिख लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब ध्यान रहे कि मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है दिखा नहीं पाऊंगा, आपको फील करना पड़ेगा। दिखा भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा भी दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप सिस्टम लें तो कहाँ आपका एक्स एक्सिस है, कहाँ आपका वाई एक्सिस है, कहाँ आपका जेड एक्सिस है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, अत्यंत ही सरल है, अत्यंत ही सरल, ठीक है। पर आपको फिक्स करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फिक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन। भाई तो जैसे जनरली आप क्या करते हैं, जैसे ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इस तरह से लिखते हैं, बस इसमें आपको एक रेखा और खींचनी है, उससे आपका जेड एक्सिस बन जाएगा। है, आइए बना लेते हैं। तो इस तरह से बना सकते हैं आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस तरह से, ठीक है, यू बना सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। ये 3D पिक्चर है, ठीक है, 3D पिक्चर है। बस आपको क्या चश्मा लगाना पड़ेगा। आप 3D पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो आपको चश्मा लगाना पड़ता है। ये भी 3D पिक्चर है, बस अभी क्या आपने चश्मा लगा रखा है ना। जैसे आप चश्मा लगा लेंगे आपको ये 3D दिखने लगेगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है ना। बनाइए एक्स वाई जेड। बना लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, तो अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, तो जाहिर सी बात है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिन, है ना। लिख लीजिए आप, ओ लिख लीजिए, और ओ पॉइंट को लिख दीजिए 0 0 0। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ओरिजिन के उस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस है और नीचे की तरफ नेगेटिव जेड एक्सिस है, ठीक है। फील करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि मैंने फ़िलहाल जो बनाया है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द एक्स एक्सिस, ये जो दिशा है दिस इज़ द एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, सभी लोग मेरी तरफ आते हैं तो ये भी मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है दैट इज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये जो उधर को जा रही है ना, वो तुम्हारी तरफ आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारी तरफ कोई नहीं आएगा आज, ठीक है। जब तुम IIT क्लियर कर लोगे तो तुम्हारे पास आएंगे। तो ये वाली चीज़ जो है, ये दिस इज़ पॉजिटिव जेड एक्सिस है ना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव जेड एक्सिस।
दिख गया आपको, एक्स वाई जेड दिख गया, ठीक है, ओके। और अब थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि मान लीजिए एक यूँ करके लाइन है ना, यूँ करके एक प्लेन है, प्लेन सरफेस दिखाऊंगा मैं भी, पर आपको समझ में आ गया ना पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस हिसाब से आप मानिए कि यहाँ पर जैसे हम मानते थे ना पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, तो वैसे यहाँ पर क्या होते हैं, ऑक्टेंट होते हैं, है ना, लिखो ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट्स, 8 ऑक्टेंट्स। वहाँ पर होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स, यहाँ पर होते हैं 4 क्वाड्रेंट, यहाँ पर होते हैं 8 ऑक्टेंट्स। ठीक है, अब ऑक्टेंट्स में क्या साइन स्कीम होता है उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ भी, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे मानिए कि जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर अपन जोड़ दें, है ना, दो लाइनों को अगर अपन जोड़ दें तो अपने को कैसा सरफेस मिलेगा, एक प्लेन सरफेस मिलेगा, है ना। थोड़ा इमेजिन करिए, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई जोड़ दिया, कैसा सरफेस मिलेगा, दोबारा देख लो एक बार, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, बेटे इन दोनों लाइनों से क्या बन रहा है अपना, एक प्लेन सरफेस बन रहा है, ये वाला सरफेस देखा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, तो उससे क्या मिलेगा अपने को, एक्स वाई प्लेन। ऑफ कोर्स वो एक्स वाई प्लेन ये वाला है, यही सरफेस है ना, यही सरफेस जो है ग्रीन बोर्ड वाला जो सरफेस है ना, ये आप इसको हाथ लगा के महसूस कर सकते हैं, है ना, ऐसे, ये क्या आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना। तो कैन यू फील, हाँ, कि एक ग्रीन बोर्ड जैसा है, क्या है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ऐसा ही एक और सरफेस होगा, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये वाला सरफेस बता दिया, एक्स वाई प्लेन, है ना, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। वैसे ये वाला सरफेस है, क्या है ये, एक्स जेड, एक्स और जेड, एक्स जेड, ठीक है। और क्या है आपका, ये वाई है और ये जेड है, तो ये वाला सरफेस क्या है आपका, वाई जेड, है ना, इनको बोलते हैं प्लेन, है ना। तो लिखते जाइए, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। एक्स वाई जेड एक्स, वाई जेड जेड एक्स। अब दोबारा इमेजिन करिए कि अगेन पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, उधर नेगेटिव वाई है, ठीक है। तो सारे संसार को, है ना, इन प्लेन सरफेसेस ने कितने हिस्सों में बांट दिया है। जैसे अगर यहाँ पर बात करें तो इस इलाके को, ग्रीन बोर्ड के इलाके को, इस रेखा ने और इस रेखा ने कितने पार्ट से बांट दिया, 4 पार्ट से बांट दिया। तो वैसे यहाँ पर तो क्या 3D है, पूरा कमरा है जैसे ये, तो इस पूरे कमरे में अगर आप ये प्लेन जो है उनको इमेजिन करेंगे काटते हुए, तो कितने पार्ट्स में पूरा संसार डिवाइड हो जाएगा, 8 पार्ट्स में ना। उन 8 पार्ट्स में सिंबल क्या होगा, जो एक्स वाई जेड का जो साइन स्कीम है वो क्या होगा, देखो ऐसा होगा, प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट कितने अलग अलग होंगे वो तो अपने ऊपर है, डिपेंड करता है अपन किसको फर्स्ट बोल रहे हैं। आप इसको फर्स्ट बोल रहे हो, सेकंड बोल रहे हो, थर्ड बोल रहे हो, फोर्थ बोल रहे हो, आप ऐसा कर सकते थे, कौन आखिर डांट रहा है आपको, नहीं, ये तो अपनी इच्छा है ना। तो जिसने बनाया है ना, अंकल ने, जिन अंकल ने बनाया उन्होंने क्या किया, प्लस 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 को क्या बोल दिया, फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, तो लिख लो ये फर्स्ट है, हाँ फर्स्ट ऑक्टेंट। अब इसमें क्या है, इसमें एक बहुत अंकल ने जो चीज़ें ध्यान रखी ना, बहुत सही थी, मतलब बहुत अमेजिंग, मतलब तुम लोगों को बहुत आराम से याद हो जाए, मतलब तुम लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना हो, है ना, इस बात का ध्यान रखा है। तो जैसा यहाँ पर चलता है ना, बिल्कुल वैसा ही चलता है, ठीक है ना, ऑक्टेंट के अंदर। बस ये कि आप थोड़ा इमेजिन करिए क्या हो गया, अब आप क्या है कि आप अपने एक रेफरेंस फ्रेम से ऊपर जा सकते हैं और रेफरेंस फ्रेम से नीचे जा सकते हैं, यानी कि यू कैन आइदर भी ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे, है ना भाई। तो आप ये इमेजिन करिए, या तो आप इस धरातल के ऊपर की तरफ है या इस सरफेस से नीचे की तरफ है।
तो उसके लिए करना क्या होगा आपको, z कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव कर दिया तो आप अबव सरफेस, और बिलो कर दिया तो क्या जाएगा, आप ज़मीन के नीचे, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, सेकंड ऑक्टेंट क्या हो जाएगा, उसमें z को पॉजिटिव ही रखो और बाकी जो दो है उनको क्या रख दो, सेम रख दो। मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट क्या आते हैं, कितना आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ थर्ड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फोर्थ, ठीक है। यानी कि z सब में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सिमिलरली है ना इनके ठीक नीचे की तरफ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, है ना। यानी कि पांचवें में क्या होगा, अब सेम आएगा, एक्स वाई सेम, z नेगेटिव, यहाँ पर भी एक्स वाई सेम, बस z नेगेटिव, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बनाओ। आइए दोबारा से मैं आपको एक बार महसूस करा देता हूँ कि संसार को कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगेन है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, है ना। तो आप इमेजिन करिए ये तीन प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन, इस तरह से, ठीक है। अब इस कमरे को एक बार महसूस करिए, ठीक है। इस कमरे में ये वाला पॉइंट बेटे ओरिजिन मान लो, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, जो वहाँ पर एज जा रही है ना, दिस इज एक्स एक्सिस। ये वाली जो एज है, ठीक है ना, ये क्या है, वाई एक्सिस। और ये जो लाइन है, इसको एक लाइन मान लीजिए, इस वाली लाइन को, ठीक है, ये वाली लाइन, इसको क्या मान लीजिए आप, जेड एक्सिस, है ना। तीनों कहाँ पर कन्वर्ज कर रहे हैं, ओरिजिन पर, ठीक है। ओके, तो ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है यहाँ पर वाई एक्सिस, और इधर जो जा रही है वो जेड एक्सिस, ठीक है। तो आपको प्लेन की फील आ गई, कौन सा एक्स वाई प्लेन है, ये फर्श हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, है ना। और ये एक्स है और ये जेड है, तो सामने वाली दीवार, ये वाली दीवार क्या है, एक्स जेड प्लेन, और ये वाली क्या है, वाई जेड प्लेन, ठीक है ना। अब पूरा संसार इमेजिन करिए और आपको फील करना पड़ेगा कि ये जो एक्स वाई, ये जो सही वाई जेड प्लेन है, ये इनफाइनाइट है। तो प्लेन तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। ये वाला प्लेन भी क्या इनफाइनाइट है, एक्स वाई प्लेन भी इनफाइनाइट है। तो कुछ हिस्सा इस संसार का वो इस फर्श के ऊपर है और कुछ हिस्सा जो है फर्श के नीचे है। और ये जो कमरा है इसके अंदर, इसका ये भी इनफाइनाइट है, दिस पार्ट इज ऑल्सो इनफाइनाइट, है ना। ये कमरे का ये पार्ट इनफाइनाइट है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट, है ना। फिर इस दीवार के उस तरफ, यानी कि वहाँ पर क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस तो क्या है, पॉजिटिव है, उधर जाकर के उस कमरे में पीछे इसके उस तरफ अंदर की तरफ जाकर के, ठीक है ना, उधर वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या नेगेटिव है, ठीक है ना। और अगर आप डायगनली ऑपोजिट जाएंगे उस वाले कमरे में, अभी तो मैं उस कमरे की बात कर रहा था, अब अगर उस कमरे में जाएंगे तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इधर जाएंगे इधर बाजू वाले में तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस के नीचे चले जाएंगे आप, ठीक है ना, तो क्या होगा, फिफ्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे क्या होता है, फिफ्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड के नीचे क्या होता है, सिक्स। और थर्ड के नीचे क्या होता है, सेवेंथ। और फोर्थ के नीचे क्या होता है, एट्थ होता है, ठीक है ना। ये लिखे हुए यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है भाई। आप तो साइंस स्कीम से देख लो, क्वाड्रेंट 4 क्यों होते हैं, क्योंकि आपको केवल एक्स और वाई के साइंस स्कीम देखने होते हैं भाई। इस जगह क्या आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस जगह क्या आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 2 ऑप्शन पहली जगह, 2 ऑप्शन दूसरी जगह, तो कितने हो गए, 4। यहाँ पर कितने हैं, 2 2 2, तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। इसीलिए 8 ऑक्टेंट, ठीक है। नाम इस तरह से देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो, है ना, पहले 4 क्वाड्रेंट, अगले 4।
हाँ भी आगे लिखो। हाँ भाई, एनी पॉइंट आगे नोट करके लिखो। एनी पॉइंट एक्स वाई जेड, मान लो कोई भी पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड, तो आपको थोड़ा सा फील करना आना चाहिए कि एक्स का मतलब क्या है। जैसे आपका, आप जानते होंगे कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है। मॉड ऑफ एक्स होता है, क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, मॉड एक्स क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मॉड वाई क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो वैसे यहाँ पर भी एक्स का कुछ मतलब है ना। क्या मतलब है, आपको क्या लग रहा है? जेड से फील आ जाएगी आपको ना, जेड से फील आ जाएगी। देखिए आप क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट है आपका, मान लीजिए यहाँ पर है एक पॉइंट है 100, ठीक है ना, 100 एक पॉइंट है, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचिए 100 पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, और आपका इधर कौन है, इधर कौन है बेटा, आपका वाई जेड प्लेन। तो आप वाई जेड प्लेन से आ रहे हो, क्योंकि क्या है, क्योंकि जब आपका ये जो पॉइंट है ये ऐसे है कि ये आपका वाई जेड प्लेन है, आप इस दिशा में आ रहे हो, ठीक है। ये प्लेन है, क्या फील कर पा रहे हैं, ये वाई जेड प्लेन है, इस दीवार से आप आ रहे हो भाई, एक्स एक्स पर कोई पॉइंट है ना इधर, तो आप इस दीवार से आप इधर आ रहे हो। तो आप अब है ना किसी लाइन पर परपेंडिकुलर नहीं डाल रहे हो, आप किस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो, प्लेन पर परपेंडिकुलर। तो जब 100 है तो मैं यहाँ से इस प्लेन सरफेस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। तो 100 का मतलब होगा कि पॉइंट का किससे डिस्टेंस, प्लेन से डिस्टेंस। कौन से प्लेन से डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से। क्लियर है, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, किससे डिस्टेंस है, वाई जेड प्लेन से। जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्श से दूरी, आप फर्श से कितना ऊपर है, ये क्या है, ये आपका जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका, आप इधर जा रहे हैं, तो बेसिकली आप किससे दूर जा रहे हैं, आप एक्जेक्ट प्लेन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए मॉड एक्स क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम वाई जेड प्लेन, मॉड जेड के डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन एंड सो ऑन। हाँ भाई ऋषि, ये बताओ, ये एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। जेड इज इक्वल टू 0, लिखो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, जेड इज इक्वल टू 0। हाँ भी लव, ये बताओ वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। अगर ये पता है तो फिर वाई जेड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। और वाई इज इक्वल टू 0 कौन सी प्लेन की इक्वेशन होगी, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू 0। आपको अपने अपने को समझाते हुए भी चलना है ना, यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। तो क्या तुम समझा सकते हो कि भाई कैसे अपना ये एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड 0 आ रहा है। बस इतना सा काफ़ी है। एक्स वाई प्लेन में फर्श पर क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उनमें ऐसा होगा, ये आपका इस तरह का होगा, 1 2 0 होगा, ये आपका इस तरह का होगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं, इस प्रकार के पॉइंट्स आपके एक्स वाई प्लेन पर आएंगे। तो आप कुछ इस तरह का, कुछ एक्स वाई में आप कुछ रिलेशन, कुछ ताना बाना बुनिए कि आप कुछ भी रखें आप, ठीक है ना, क्या आ जाए, जेड 0 आ जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सोचिए, है ना, इस तरह का कुछ कर दें अपन, ठीक है ना, बहुत बेसिक बात है ना, फील आनी चाहिए, 0x 0y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस प्रकार के इक्वेशन में आप एक्स और वाई की जो कुछ भी रखो, टन टनाटन टन टनाटन, ठीक है ना, काम खत्म, जेड इज इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर जाएगा आपके हर एक इस प्रकार के पॉइंट को, ठीक है। हाँ तो ये बहुत बेसिक लिख लिया अपन ने, एक्स वाई प्लेन लिखो नोट करके। अगला मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि ये पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, अब तक कहता आया था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के हिसाब से अपन कोऑर्डिनेट क्या मान लेते थे पॉइंट का, x, 0 या अल्फा, 0। अगर पॉइंट ऑन
एक्स एक्सिस अब पूछता है, तो अब एक्स एक्सिस पर पॉइंट, हाँ वाई भी जीरो जेड भी जीरो है ना, लिखो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैन बी अज्यूम्ड एज, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैन बी अज्यूम्ड एज अल्फा जीरो जीरो। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में बेटे क्या खास बात है ना, एक्स एक्सिस में खास बात क्या है, इट इज़ ऑल्सो ऑन एक्स जेड प्लेन और वो एक्स वाई प्लेन पर भी है। तो एक्स वाई प्लेन पर भी और एक्स जेड प्लेन पर भी है। तो एक्स जेड प्लेन पर होने की वजह से उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स वाई प्लेन पर होने की वजह से उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन दोनों पर एक्स एक्सिस का हर एक पॉइंट है, इस वजह से कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, लिख लो सिमिलरली आपका एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, एनी पॉइंट ऑन जेड एक्स प्लेन। आगे लिखो, अगला टाइटल है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 3D स्पेस। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन 3D स्पेस। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा अगर अपन 3D स्पेस की बात करें। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट है x1 y1 z1 और एक पॉइंट है x2 y2 z2। ठीक है, ऐसा है। तो क्या डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच का, लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होगा। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप अगर इस पॉइंट से आप अगर इस पॉइंट जा रहे हैं तो आपको एक बात की फील आनी चाहिए। ठीक है, वो फील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फील आप अपने क्वाड्रेंट से भी फील ले सकते हैं। ठीक है, जब आप 2D स्पेस में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं x1 y1 से x2 y2, तो आप क्या करिए, आप कितना डिस्टेंस इस दिशा में जा रहे हैं x2 माइनस x1, फिर आप कितना डिस्टेंस इस दिशा में जा रहे हैं y2 माइनस y1, है ना। ये तो इससे क्या होता है, ये एंगल कितना आता है, 90 आता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है कि आप क्या करिए, अब आप यूँ जाइए पहले तो, फिर आप क्या करिए यूँ जाइए। ठीक है, फिर आप ऊपर को जाइए। ठीक है, ये 3D है, 3D में इमेजिन करिए कि आप एक यूँ जा रहे हैं, ये एंगल 90 है आपका, और फिर आप यहाँ से है ना ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ठीक है, ये एंगल 90 है। बनाओ डायग्राम। आप इधर गए राइट, कितना x2 माइनस x1, फिर आप अंदर की तरफ गए। ठीक है ना, y2 माइनस y1, फिर आप फर्स्ट से ऊपर की तरफ जैसे जाते हैं। ठीक है ना, वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं z2 माइनस z1। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब ये यहाँ पर है ना पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। दिस वुड बी योर हाइपोटेनस, ये आपका हाइपोटेनस है। ये कैसे आ जाएगा आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये वाला दूरी आपने निकाल लिया, ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया। दिस इज अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप पॉइंट 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 है ना, इनके बीच का आप डिस्टेंस इमेजिन करिए। यहाँ पर बेटे 90 डिग्री बन रहा है इधर, है ना, और वर्टिकली ऊपर जाना है, और दूरी कितनी लेनी है अपने को, z2 माइनस z1। तो बेस आपका आ जाएगा ये, है ना, ये आपका बेस का काम करेगा, और ये आपका परपेंडिकुलर का काम, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू z2 माइनस z1। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये आपका हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। हो गया प्रूफ।
तो ये फील आया कि हाँ किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते वक्त आपको क्या करना होता है, एब्सिसा चेंज करना होता है, ऑर्डिनेट चेंज करना होता है और जेड कोऑर्डिनेट चेंज करना होता है। एब्सिसा चेंज मतलब x2 माइनस x1, तो किस दिशा में अपन ट्रैवल कर रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये x2 माइनस x1 है yz के परपेंडिकुलर है ना, ये yz प्लेन है, अपन यूँ ट्रैवल कर रहे हैं ना। और y2 माइनस y1 किस दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं अपन, परपेंडिकुलर टू xz। z2 माइनस z1 मतलब फर्श के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ऐसे। आगे लिखो, अगला टाइटल है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला भी, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे एक पॉइंट है x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। एक पॉइंट है जो इन दोनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:2 है ना। ये पॉइंट मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं इसको, p मान लेते हैं, ठीक है। लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटे, आप जानते ही हैं, फील आ ही रहा होगा आपको, है ना, एक्स वाई जेड कितना आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा सिमिलरली है ना। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। ट्राई करिए इसका प्रूफ। देखो भाई, परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन एक्स एक्सिस, इन दोनों पॉइंट से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन एक्स एक्सिस। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन एक्स एक्सिस, हाँ भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर किसी पॉइंट से, अगर कोई पॉइंट है हवा में, यहाँ से अपन ने वहाँ एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इतना जल्दी क्या पड़ी है, आराम से, सही है आपका आंसर, सही है। हाँ भाई, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, x1 y1 z1 से अगर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 0 0, लिख लो x1 0 0। ठीक है, यहाँ पर दो पॉइंट है, ये आपने परपेंडिकुलर डाला, ये आपने परपेंडिकुलर डाला, लिख लेना यहाँ पर x1 0 0 x2 0 0, और आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है ना, इस पॉइंट से जो डिवाइड कर रहा है। हाँ भी, तो सिमिलर ट्रायंगल के फंडे से ये और ये है ना, इनका रेशियो कितना आएगा,
तो अगर आप यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे, है ना, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये रेशियो है ना, ये दिस अपॉन दिस, वो कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, क्योंकि ये अपने आप में रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ जो है दिस अपॉन दिस है ना, निकालो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। भाई x माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, इनका रेशियो क्या है, m/n, ठीक है। इसका x1 है, इसका x है, इसका x2 है, कितना आएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू m/n। निकाल लो x कितना आ रहा है। आगे, ठीक है, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा mx2 nx1 अपॉन m+n। निकाल लिया सबने। सिमिलरली अगर आपको प्रूव करना है ये वाला पार्ट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर किस पे डालेंगे आप, y एक्सिस पर, ये z वाला परपेंडिकुलर z एक्सिस, ठीक है। हम लिखो एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला लिख लो अपने से, एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला अपने से लिख लो। यहाँ पर माइनस कर दो, एक्सटर्नल वाला बन जाएगा, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन के लिए अगर कोई पॉइंट है जो इन दोनों को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n, ठीक है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बस क्या करना होता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है उसमें m की जगह माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्सटर्नल वाला। लिखो अगला टाइटल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, पॉइंट ए है x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, सी पॉइंट है x3 y3 z3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आते हैं सिग्मा x1 बाई 3, सिग्मा y1, सिग्मा z1, ठीक। प्रूफ बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कोई भी ट्राइंगल हो उसमें ये a है, ये b है, ये c है, तो आपने जो मीडियन ड्रॉ किया है ना, ये 1:1 में डिवाइड करेगा, तो आपके पास d आ जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1, तो 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस अपॉन कितना आएगा, 3 आएगा। तो 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगा के आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। लिखो इन सेंटर ax1 bx2 cx3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी कॉमा डैश डैश डैश। और इसमें a के सामने क्या है, a है, a के सामने a है, b के सामने b है, c के सामने c है।
अब इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। पहले तो क्या करेंगे अपन, डिस्टेंस फार्मूले से ही निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूले से ये लेंथ निकाल लोगे, ये लेंथ निकाल लोगे, ये लेंथ निकाल लोगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ये फॉर्मूला कैसे आया, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है डी किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आई की बात करें ए बी सी, तो एक एंगल बाइसेक्टर है, ये बी के सामने बी, सी के सामने सी, सी इज टू बी, है ना। तो पहले ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आपका आई जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, पॉइंट ए और ये डी बोल देते हैं। तो ये रेशियो होता है आपका बी प्लस सी, ये रेशियो होता है ए इंटू ए, बी प्लस सी इंटू डेली। ठीक है, लिख लो। अब मैंने आपको बेसिक जो 3D है जो अपने काम आने वाला है ना, वो आपको बता दिया। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक 3D था जो आपके ज़रूर काम आएगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बता ही रहा था कि 3D और वेक्टर जो है वो अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुदा नहीं है, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, दोनों बहुत कनेक्टेड है। तो कभी कुछ 3D का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर वेक्टर का, 3D वेक्टर, 3D वेक्टर, और आप फिर दोनों ही में माहिर हो जाएंगे, है ना। तो हर एक इक्वेशन जो होती है ना, लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन भी आप देखेंगे, दे आर रिटन इन 2 फॉर्म्स। क्या होता है, लाइन का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन कितनी फॉर्म में होता है, 2 फॉर्म में। एक होता है 3D वाला फॉर्म, एक होता है आपका वेक्टर वाला फॉर्म। ठीक है, तो अपन दोनों को क्योंकि पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आपका जो 3D वाला पार्ट है वो बहुत छोटा होगा, होगा तो बहुत बड़ा, पर पहला चैप्टर क्या है, वेक्टर। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, वेक्टर। लेकिन वेक्टर में अपन ने इतना सारा 3D पढ़ लिया, आगे चल के भी वेक्टर में बहुत सारा 3D पढ़ लेंगे। तो 3D फिर जो आखिरी में जो बचेगा, बिल्कुल आखिरी में जो बचेगा, वो कितना सा होगा, बहुत जरा सा। अरे बात आ रही खोपड़ी में, सही बात है ना भाई, 3D आप पढ़ते हुए चली तो रहे हो। हाँ, तो याद रखना अपन 3D भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हाँ लिखो अब थोड़ा वेक्टर। भाई क्या होता है वेक्टर, पता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, इट्स अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना। यानी कि भाई कोई लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट आप जानते हैं कैसे बनता है, एक पॉइंट, है ना। अब क्या होता है, आदमी के पास कोई दिशा नहीं होती है ना, तो अगर आप उसे कोई दिशा दे देंगे, उसका मार्गदर्शन कर देंगे, तो बस क्या बन जाएगा, वो वेक्टर बन जाएगा, खत्म। आपने तीर चला दिया, हो गया वेक्टर। 2 पॉइंट लिए, उनको जोड़ दिया, एक रेखा बना दी, उस रेखा को दिशा दे दी, ठीक है ना, बस खत्म, क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया, है ना। लिखो, अब दिशा दे दी है, तो इस बात को कैसे दर्शाया जाता है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है बेटे, ए, यहाँ से शुरुआत हुई आपकी लाइफ की, और यहाँ पर टन टनाटन, ठीक है ना, बी पॉइंट। लिखो, इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और ये आपका है टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। इसी बात को कैसे दर्शाया जाता है, कैपिटल, है ना, और कहाँ से शुरुआत हुई है ना, ए से बी की तरफ जाते हुए, है ना। तो ये बात अपन एक तीर से दिखाए थे, कई बार इसको छोटू लेटर ए से भी दिखाया जाता है ना, लिख लो, कई बार इसको ऐसे भी दिखाया जाता है ना, तीर नहीं चलाते, बस ए करके लिख देते हैं, वेक्टर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, ठीक है ना। लिखो, साइज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is equal to mod AB, या साइज ऑफ AB, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस। लिख लिया यहाँ तक, आगे लिखो।
भाई स्केलर क्या होता है पता है आपको? लिखो स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड लिख लो बस, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा करंट वेक्टर है क्या? करंट का डायरेक्शन है क्या? हाँ तो लिख लो। हाँ तो अपने को क्या है, थोड़ा सा सेपरेट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो वेक्टर हैं, क्या जो है वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर के लिए आपको क्या करना होता है, एक तो आपके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, लिख लो। अगर आप बहुत सटीक बात करना चाहें, वैसे इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, मैथमेटिक्स में ये काम नहीं आएगा। देखो वेक्टर सेटिस्फाइज हैज़ मैग्नीट्यूड, हैज़ डायरेक्शन, obeys law of vector addition. A vector satisfies first has magnitude, has direction, has magnitude, has direction, obeys law of vector addition. तो वेक्टर ये तीन बातें जो है वो सेटिस्फाई करता है। आगे लिखो जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। हाँ भाई जीरो वेक्टर क्या होता है? इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम। यानी कि आप क्या किया, आपने कुछ किया ही नहीं, ए से ए गए, पॉइंट ए से कहाँ गए, ए गए, तो क्या आ गया, ये जीरो वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या सिंपली जीरो भी लिखते हैं। कन्वेंशन क्या है जीरो वेक्टर का? कन्वेंशन है जीरो, है ना, एल्जेब्रिकली लिख सकते हैं आप, है ना, जीरो वेक्टर को आप जीरो से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखो। इट हैज़ नो डायरेक्शन, ठीक है ना, जीरो वेक्टर का कोई दिशा नहीं होता है। अगर आप ज़ीरो वेक्टर है तो आप किसी भी जगह पर मुंह खोल करके खड़े हो जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कोई नहीं देख रहा आपको, क्योंकि आप क्या हैं, ज़ीरो वेक्टर है, ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ज़ीरो वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन आप मान सकते हैं, ठीक है ना। ज़ीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन माना जा सकता है, ठीक है ना। ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन आप अज्यूम कर लीजिए, वो ज़ीरो वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। आगे लिखिए, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। आगे लिखो, लिख लिया वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। आगे लिखो, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो ए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर अगर लिखना है तो कैसे लिखें? ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने बता ही दिया 1 है, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर मैं मान लीजिए किसी वेक्टर को डिवाइड कर दूं, जैसे ए बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड आता है 5, ठीक है, वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड आता है 5। तो मैं क्या करूं, ए बी वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दूं, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा, है ना। लिखो, अगर ए बी वेक्टर को प्यार से अपन बोल दें ए वेक्टर, ठीक है, तो पहली बात तो लिख लो बेटे ए कैप। ए कैप, ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए। ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए। और ए कैप क्या होता है आपका? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब भाई बहुत काम के दो वेक्टर्स होते हैं, एक जीरो वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, लिखो, यूज टू गिव डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी, यूज टू गिव डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी, यूज टू गिव डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी। भाई आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं किधर, आईआईटी की तरफ, ठीक है ना, लेकिन क्या है, ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, आपको सही डायरेक्शन देना जरूरी है। क्या बन जाओगे, वेक्टर बन जाओगे, ठीक है ना। 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बन गया, वेक्टर बन गया, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट है, मान लो 100 किलोमीटर, आपका डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर हुआ, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर हुआ, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग नॉर्थ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप डायरेक्शन देते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी को जिसके पास मैग्नीट्यूड है, तो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है, ठीक है ना। आगे लिखो, भी वेक्टर को बहुत सिंपल आप डिस्प्लेसमेंट से समझ सकते हैं, है ना, वेक्टर का एल्जेब्रा लिखने के लिए। तो जब भी अपन लिखते हैं ना वेक्टर ए बी, ठीक है ना, वेक्टर बी, इसका मतलब क्या है, आप पॉइंट से ए, पॉइंट से आप बी की तरफ गए, ठीक है, क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, ठीक है। अब आपको फर्दर अगर आपको कहीं और जाना है ना, तो मान लो सी पॉइंट है ना, तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, बी से सी, ठीक है, बी सी वेक्टर हो जाएगा। फिर आप सी से वापस लौट के ए पर आ गए, ठीक है, कितना हो जाएगा, सी ए वेक्टर, ठीक है। तो आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या मानते हैं आप, क्या लग रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, है ना। लिखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं किया आपने, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, इधर से उधर गए, इधर से घूम घाम के आ गए वापस, ठीक है ना, क्या किया, कुछ नहीं, ठीक है। तो दिस इज 0 वेक्टर, ठीक है, लिख लो 0 वेक्टर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है आपका, 0 वेक्टर है। थोड़ा और सूक्ष्म रूप से अगर अपन देखें, तो अगर आप यहाँ से यहाँ गए, फिर आप यहाँ से यहाँ गए, ए से बी गए, बी से सी गए, तो इसका मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ गए आप, नेट क्या हो गया, नेट, नेट अफेक्ट ए सी है। लिख लो बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना है, ए सी। इसी बात को लिखने का एक और तरीका, ठीक है ना, अगर बेटे ये छोटू वेक्टर ए है, ठीक है ना, ऐसे, और ये छोटू वेक्टर बी है, तो ये कितना है, छोटू ए प्लस छोटू बी, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग छोटू ए प्लस छोटू बी कितना है आपका, सी वेक्टर, ठीक है। लिख लो, ए प्लस बी कितना है, सी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, है ना। इसे क्या बोलते हैं, लिखो, ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। सर ट्राइंगल लॉ, ये भी ट्राइंगल लॉ है बेटे, ये भी ट्राइंगल लॉ है, ये भी ट्राइंगल लॉ है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अभी हम हर बार ये ट्राइंगल से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो बहुत बेसिक यूनिट होता है किसी भी पॉलीगन का। अगर आपको ट्राइंगल पता है तो आपको चौकोर पता है, क्वाड्रिलेटरल पता है, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी होता है सब पता है आपको। अगर आपको ट्राइंगल लॉ पता है तो उससे सारे के सारी बाकी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, क्योंकि सभी का फंडामेंटल यूनिट आ करके कहाँ पर लटक जाएगा, ट्राइंगल पे लटक जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स ये कहता है, बस इतनी सी बात कहता है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ए से बी हुआ है और बी से सी हुआ है, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ए से सी हुआ है, दैट्स इट, बस ये है, ठीक है ना। आगे लिखो, इसी बात को ऐसे बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज सी। लिखो, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज सी, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी सी। ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, सी है।
अच्छा, इस बात को कैसे बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ ए बी बी सी सी ए इज जीरो वेक्टर। इन तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना है? जीरो। तो जब भी दो वेक्टर जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या, आप उन दो वेक्टर्स का सम कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। और उसके दाईं तरफ जो लिखा हुआ है, राइट साइड जो लिखा हुआ है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये उनका रिजल्टेंट है, यानी कि एक अफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर जुड़ करके क्या आया? ये वेक्टर आया, ठीक है ना। आगे लिखो, इक्वल वेक्टर्स लिखो, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। एक स्पीड है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, तो दूसरा वाला फिजिकल क्वांटिटी शुड ऑल्सो बी स्पीड, ठीक है ना। ऐसा नहीं स्पीड और डिस्प्लेसमेंट आपने बराबर कर दिया। अरे भैया कुछ नहीं लिखना है आपको, बस ये लिखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आगे लिखो, फ्री वेक्टर लोकलाइज वेक्टर, आईआईटी के अंदर एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, ठीक है ना, जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है, ये दोनों से रिलेटेड आज तक कोई सवाल नहीं आया है, ठीक है ना। पर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि आज तो बहुत इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूँ मैं आपको, आज स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। तो फिजिक्स से रिलेटेड है ये, मैथमेटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लिखो फ्री वेक्टर क्या होता है भाई, इतना सारा कौन लिखेगा, है ना। तुम बस ये लिखो, फ्री वेक्टर ये होता है कि उधर गए इधर गए, अफेक्ट क्या आया? सेम आया, ठीक है ना। और इधर गए उधर गए, अफेक्ट क्या आया? अलग अलग आया, ठीक है। लोकलाइज मतलब जिसकी लोकल इंपॉर्टेंस हो। फ्री वेक्टर मतलब हम तो आवारा पंछी हैं, फड़फड़ 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 फड़फड़, इधर फड़फड़ाएं इधर फड़फड़ाएं, ठीक है, या फिर इधर फड़फड़ाएं, ठीक है, या इधर फड़फड़ाएं, क्या रहेगा? हमारा जो अफेक्ट है, हमारे द्वारा जो किया गया कांड है, वो क्या है? अमर हो जाएगा, ठीक है। इधर करो इधर करो इधर करो इधर करो, कहीं भी करो, किया, ठीक है ना। और लोकलाइज का मतलब क्या है? इधर उधर डिफरेंट अफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। जैसे आप जानती हैं तो फोर्स वाली चीज़ पता है ना, टॉर्क पता है ना। हाँ, तो टॉर्क जो है अगर आप अप्लाई करते हैं एक दरवाजे पर, ठीक है ना, तो जहाँ पर वो फिक्स है, ठीक है ना, उसके उधर आर क्रॉस एफ होता है, एफ, हाँ आर क्रॉस एफ, तो आर पे डिपेंड कर जाएगा ना आपका कि भाई टॉर्क कितना हो गया, है ना। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और अगर डिस्टेंस कम कर दोगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर जैसे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, दे आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। आप कहीं पर भी अप्लाई करो तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। पर फोर्स का जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो लिख लो, लोकलाइज वेक्टर क्या है? फोर्स, और फ्री वेक्टर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। लोकलाइज वेक्टर के लिए लिख लो, प्रोड्यूस डिफरेंट अफेक्ट, प्रोड्यूस सेम अफेक्ट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज्ड तो डिफरेंट अफेक्ट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज्ड सेम अफेक्ट। सेम अफेक्ट वाले में फ्री वेक्टर, डिफरेंट अफेक्ट वाले में लोकलाइज वेक्टर। हाँ भाई आगे लिखो, एक छोटा सा एग्जांपल कर रहे हैं पर। A rigid body rotates about an axis through origin with angular velocity 10√3 meter per second. If omega points in the direction I plus j plus k, find omega.
ओमेगा बताना है, फिर कैसे निकालेंगे ओमेगा? इस रिलेशन से निकाल सकते हो आप, ओमेगा कैप इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन मॉड ओमेगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, अगर आपका ओमेगा वेक्टर कितना है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। तो लिखो ओमेगा कैप है ना, वो हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 1, ये आपका ओमेगा कैप। अब आप ओमेगा कैप वहाँ रख दीजिए, तो ओमेगा कैप कितना है आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, वो कितना है 10√3, ये कट जाएगा, कितना जाएगा ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस जे प्लस के, या 10i + 10j + 10k, ठीक है ना। भी थोड़ा बहुत फिजिक्स वालों की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत फिजिक्स आपको पता होना चाहिए कि ये i + j + k क्या है, ठीक है। अभी आएगा, वैसे मैं आपको बताऊंगा। अभी लिखो आगे, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स मैंने बता दिया आपको बहुत बेसिक, तो कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी का, वो आपका ट्राइंगल लॉ है। पर उसमें इतना काफ़ी नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, कई बार जानना भी होता है, जैसे अगर ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो सी का रिजल्टेंट क्या होगा या मैग्नीट्यूड क्या होगा। लिखो मॉड ऑफ सी। हाँ भाई, अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, जानते हो आप, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से आ जाएगा, है ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से ये एंगल कितना आएगा 180 - थीटा, ठीक है। तो आप जानते हैं कॉज ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल ये होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन 2 × दिस × दिस, तो आएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 × मॉड ए मॉड बी डिवाइडेड बाय मॉड सी का स्क्वायर माइनस मॉड सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस मॉड ए मॉड बी। निकाल लोगे यहाँ से, मॉड सी को घेर लेना, ठीक है। कितना आता है, ये आता है अंडर रूट ऑफ मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। बस ये ध्यान रखना, ए और बी के बीच का जो एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अलग है, और ट्राइंगल का इंटरनल एंगल क्या है, अलग है, ठीक है ना। मैं एंगल के बारे में बता देता हूँ, पहले एक बार लिख लो यहाँ तक। भाई कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। जैसे मान क्या करते हैं, पहले उनको, जैसे ये वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, इस तरह से, तो पहले क्या करेंगे, वेक्टर को आप उसके पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो। तो इसको आप घुमाने के चक्कर में आप इसको इधर ले आए, देखो, और दोनों की पूंछ से पूंछ मिला दी है ना। क्या करना होता है, दोनों की पूंछ से पूंछ मिलानी होती है। इनिशियल पॉइंट दोनों के क्या करने होते हैं, सेम। लिखते रहो बेटे, इनिशियल पॉइंट सेम। क्या पहले वाला, हाँ हाँ लिख लो आराम से, मेरे रुको रुको रुको, पहले लिखो। और भाई क्या हाल चाल, सही है। रात को पबजी खेल रहे थे हैं? नहीं खेलो, जो भी आपको बढ़िया लगता है वो करो आप, लेकिन एक अलार्म लगा लो ना। नहीं तो मैंने फिक्स्ड है तो। और तुम्हें क्या लग रहा था 7 बजे नाश्ता खा के आया। क्या कहता, नाश्ता करना था, सही बात है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, या भूखे पेट भजन न होत गोपाला। क्या नहीं भाड़ में जाओ आप, क्या मुझे फर्क पड़ता है, खाना तो खा के आऊँगा। हाँ भाई हो गया, मुबारक हो गई है ना।
हाँ भाई, ए और बी वेक्टर जो है उनके बीच का एंगल है ना, ऐसे नापा जाता है ना। जब बोलते हैं ना कि ए और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर है और यूँ करके अपन एक चोंच बनाए थे, फिर बी वेक्टर है ना। ये दर्शाता है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो फिलहाल इस तस्वीर में थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, ऐसे लिखा जाता है ए एंगल बी। कन्वेंशन है, ठीक है ना, कन्वेंशन है। नापा कैसे जाता है? ए वेक्टर से आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, क्लॉकवाइज चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन रहे हो ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए वेक्टर से उधर को चले जाओ या इधर को चले जाओ, जहाँ से मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर ए और बी के बीच का जो एंगल है, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, उसका रेंज क्या होगा? व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स? 0 से पाई पर बंद या खुला? लिख लो 0 से पाई, ठीक है ना। एंगल दो वेक्टर्स के बीच का, उसका रेंज क्या होगा? 0 से पाई होगा, ठीक। मैं ट्रायंगल लॉ में थोड़ा सा और बस हल्का सा बताता हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे ये आपका ए वेक्टर है बेटे, ये आपका बी वेक्टर है ना। तो ए वेक्टर और ये आपने बी वेक्टर जोड़ दिया, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है ना, यानी कि आप लिखना चाहते हैं ए माइनस बी, तो बी का उल्टा अफेक्ट देने वाला कौन है? माइनस बी है ना। और माइनस बी का मतलब क्या होता है बेटे? कन्वेंशन है ना। बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए, मतलब डंडे का साइज सेम रहेगा, बस क्या यूँ फ्लिप करा दो, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? आपने क्या किया? आपने ए में माइनस बी जोड़ दिया, और ए में माइनस बी जोड़ने का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी। तो अब आपका ये वाला जो है वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एन माइनस बी, या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। लिख लो, अगर ये ए प्लस बी है तो ये ए माइनस बी है। अब बोलने वाले तो ये बोलते हैं कि भाई ऐसे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स है ना, और कोई ज़रूरत नहीं है मतलब उसकी, है ना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स आप समझ ही गए होंगे। चक्कर लगाते रहो तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने और लौट के यहीं पर आ गए, तो ए बी सी डी ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना आएगा? 0 आएगा। लिख लो अगला टाइटल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स।